वेलकम टू रजित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का। एक एक कॉन्सेप्ट को एलेबरेट करेंगे। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का यानी एस चांद बुक का पार्ट 5 हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है, राइट। ध्यान से देखिएगा, हम देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टर को कैसे आप कंबाइन करेंगे, दो रेसिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा करंट जो होता है सर्किट के अंदर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस के ऊपर भी सर्किट में, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट रेडियो में है, टेलीविजन में है या दूसरा सिमिलर थिंग्स में, ऐसे चीजों में है, इट इज यूजुअली नेसेसरी टू कंबाइन टू और मोर रेसिस्टेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को कंबाइन करना पड़ेगा ताकि रिक्वायर्ड करंट जो है सर्किट से पास करा सके। सही बात है। वी कैन कंबाइन द रेसिस्टेंस लेंथ वाइज, हम लोग जो है रेसिस्टेंस को लेंथ वाइज, जिसको सीरीज कहते हैं, या हम लोग जो है रेसिस्टेंस को पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने का दो तरीका है, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो है आप कंबाइन कर सकते हैं दो तरीका, सीरीज और पैरेलल। इफ यू वांट टू इंक्रीज द टोटल रेसिस्टेंस, अगर आप टोटल रेसिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को सीरीज में आप कनेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं डिक्रीज करना रेसिस्टेंस को, तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को कनेक्ट कीजिए पैरेलल में, राइट। अब स्टडी करेंगे, देखिएगा ध्यान से। व्हेन टू, जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, एंड टू एंड मतलब एक का अंत में दूसरे का शुरू, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, कंसेक्यूटिवली लगातार, है ना। तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में। फिगर 23 में दिखाया गया है कि R1 और R2 हमारे पास कनेक्टेड है सीरीज में, राइट बात है। देख, तो एक का अंत में दूसरा का शुरू कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो दो रेसिस्टेंस R1 R2 हो गया। फिर कहता है अदर हैंड व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, अब दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करेंगे तो उनको पैरेलल कहा जाता है। एक पॉइंट और दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। बिकॉज दे बिकम पैरेलल टू अनदर, क्योंकि एक दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। फिगर 24 में दो रेसिस्टेंस R1 R2 कनेक्ट है पैरेलल में, है ना, सेम पॉइंट ए और बी के, टू डिफरेंट पॉइंट ए और बी के बीच में। अबाउट द एक्सप्लेनेशन से क्या पता चलता है, वी हैव शोन ओनली टू रेसिस्टेंस, यहाँ पर दो रेसिस्टेंस दिखाए हैं सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप चाहे तो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा भी कनेक्ट कर सकते हैं। रेसिस्टेंस जो है सीरीज में कैसे होते हैं देखते हैं ध्यान से। कंबाइंड रेसिस्टेंस यानी टोटल रेसिस्टेंस को जो कंबाइन करेंगे, है ना, रेसिस्टर को जो सीरीज में कनेक्ट होता है, कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। कौन सा लॉ यूज करते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ इन सीरीज। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, कंबाइंड रेसिस्टेंस जो होता है यानी टोटल जो सम होगा रेसिस्टेंस का, किसी भी नंबर, कितना भी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस हो, यानी एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दो से ज्यादा ही जनरली होता है। कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। क्या होगा, सारा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का आप सम कर दीजिएगा तो वही कंबाइंड रेसिस्टेंस हो जाता है। मान लो आपको R2 R2 R3 बहुत सारा रेसिस्टेंस है, उसको सीरीज में कनेक्ट कीजिए तो R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। R इक्वल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप सीधा ऐड करते चले जाइए, ठीक है। मान लीजिए एक R1 2 ओम है, R2 4 ओम है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 बराबर R बराबर R1 प्लस R2, R इक्वल्स 2 प्लस 4 6 ओम, राइट। समझ में आया। आप देखिए अगर हम ज्वाइन किए रेसिस्टेंस 2 ओम और 4 ओम को सीरीज में, तो कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम, है ना। ये क्या हो गया, सम जो है दोनों का सम हुआ, है ना। बिफोर वी डिराइव द फॉर्मूला, फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट को माइंड में रखिए। जब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर जॉइंट टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, अब कहता है बहुत सारे रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट कीजिएगा, देन ईच रेसिस्टेंस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर रेसिस्टेंस के पास डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। इसको ध्यान रखने की बात है। वापस से सुनिएगा क्या कह रहा है। वो कहता है कि जब बहुत सारा रेसिस्टेंस को कनेक्ट कीजिएगा सीरीज में, है ना, और ज्वाइन करा दीजिएगा बैटरी के टर्मिनल से, ठीक है, तो प्रत्येक रेसिस्टेंस जो है, ईच रेसिस्टेंस हैज अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर रेसिस्टेंस के पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखिएगा ध्यान से कैसे। मैंने कहा हमारे पास दो रेसिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सही बात है। across it ends which depend on the value of resistance, जो resistance की वैल्यू पर डिपेंड करता है। but the total potential difference across the ends of all the resistance in series is equal to the voltage of the battery। लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, अब देखो पहले तो क्या कहा कि प्रत्येक रेसिस्टेंस के पास डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर कहता है लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा एंड के सारे रेसिस्टेंस के सीरीज में इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, वो किसके बराबर होगा, जितना वोल्टेज बैटरी का होगा वो सारा का जो है, मतलब हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस का सम करेंगे ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज के, जो उस बैटरी के द्वारा सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो सम जो है पोटेंशियल डिफरेंस का सारे रेजिस्टेंस के एंड
इक्वल होगा क्या, वोल्टेज होता है बैटरी के। व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब बहुत सारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट रहता है तो सेम करंट फ्लो करता है थ्रू ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस से। सही बात है। क्या कहता है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत सारा जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो सेम करंट फ्लो करेगा प्रत्येक रेजिस्टेंस से। 2 पॉइंट बात करने वाला है, इसको दिमाग में रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, 2 पॉइंट बात वाला है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, समझ रहे बात को। देखिए समझ में आया बाबू। तो क्या कहने का मतलब है, कहता है कि जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो सेम करंट फ्लो होगा ईच रेजिस्टेंस में, ठीक। अब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखिए, दो रेजिस्टेंस का जो सीरीज में कनेक्ट किए हैं। पहला बात, हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है, एक R2 है, कनेक्ट करेंगे सीरीज में। एक बैटरी V वोल्ट का है जो अप्लाई करेगा क्या, अप्लाई टू द एंड्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के एंड में एक बैटरी जो है अप्लाई, बैटरी में तो दो सेल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये बैटरी है, क्या है, बैटरी है। अब देखो ध्यान से, अब कहता है नाउ सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, ये R1 है, इस R1 की यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 है, ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2। क्योंकि हम बताए हैं कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग, यहाँ V1 इसीलिए V2। अगर मान लो कि पोटेंशियल सेम रहता है तो यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो, लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वही होता है जो बैटरी का वोल्ट होता है, राइट। तो हम लोग V1 प्लस V2 बराबर क्या होगा, बैटरी का वोल्ट के बराबर होगा, राइट। जो दो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्टेज की बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि V बाई आई बराबर R होता है, तो V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से V1 का वैल्यू निकालेंगे तो I तो सेम जाएगा, सीरीज में करंट सेम जाता है, राइट, और R की जगह R1 हो जाएगा, तो V1 क्या होगा IR1 और V2 क्या होगा IR2। अब V1 और V2 पुट करेंगे वैल्यूज का इक्वेशन 2, 3 और 4 में, तो क्या मिल जाएगा, देखो I इंटू R बराबर I इंटू R1 प्लस R2, और IR क्या होता है, इसे I से I कट गया, R बराबर क्या होगा R1 प्लस R2। तो जाकर सीरीज में जोड़िएगा तो रेजिस्टेंस को सम करते जाइए, आंसर आते जाएगा। अगर 3 रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ से V1 बराबर क्या होगा IR1, V2 IR2, V3 IR3, और इससे क्या होगा R1 प्लस 2 और R1 प्लस R2 प्लस, कर दीजिए, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में। कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का, बहुत सारे रेजिस्टेंस जोड़िएगा, रेजिस्टर जोड़िएगा पैरेलल में, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कौन सा लॉ से होगा, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, इनवर्स of combined resistance of a number of resistance connected in parallel is equal to sum of reciprocals of all the individual resistance। जो उल्टा होता है combined resistance का, यानी combined resistance को R मानेंगे जिसका रेसिप्रोकल यानी 1 upon r, ये क्या होगा, सारा का अगर R1 जोड़िएगा R2 जोड़िएगा तो सबका रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। 1 बाई आर बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर दो रेसिस्टेंस है आपके पास तो 1 बाई R जो है इक्वल्स टू होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। यहाँ से आया कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना, R अब उलट देंगे, उल्टा हो जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम। देखो अब R बराबर 4 है नीचे ना, अब ये 1 बाई हटा देंगे 1 1, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे इसका भी, तो R इक्वल्स टू क्या होगा 4 ओम। तो 6 ओम और 12 ओम का पैरेलल में जब कंबाइन किए, तुम देखा एक चीज क्या, जब सीरीज में कनेक्ट किए थे तो कंबाइंड रेजिस्टेंस बढ़ गया था, लेकिन पैरेलल में कॉम्बिनेशन करेंगे तो देखो टोटल कितना हो जाए, 12 6 18 होना चाहिए था, लेकिन घट के 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब कहता है कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है ओनली 4 ओम्स हो गया, जो कि कम है दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, 6 से और 12 से कम है, राइट। तो जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है स्मॉलेस्ट हो जाएगा, लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा हो जाता है, ठीक बात है। इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट जब भी हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं पैरेलल में तो सेम करंट गेट एडिशनल पाथ, एक ही करंट अलग अलग पाथ से फ्लो करता है, एंड ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, टोटल रेजिस्टेंस कम जाता है। बिफोर वी ड्राइव द फार्मूला, हम लोग ड्राइव करेंगे फार्मूला रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का, कुछ पॉइंट को दिमाग में रखिए। तो कहता है व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना, और जो कि किसके इक्वल होगा, जो वोल्टेज देता है बैटरी उसी के इक्वल। जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो ज्वाइन करेंगे तो दो टर्मिनल जो है बैटरी का डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट अलग अलग जाएगा, उसमें करंट सेम था, इसमें करंट अलग अलग जाएगा।
I1 I2 I3 रेसिस्टेंस which depend on the value of resistance, जो डिपेंड करेगा वैल्यू रेसिस्टेंस के, ठीक है। बट करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द इंडिविजुअल पैरेलल रेसिस्टेंस, लेकिन जितना भी इंडिविजुअल पैरेलल रेसिस्टेंस है उसके अंदर जब वो सब साथ मिलेंगे इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, वो उसी के बराबर होगा जितना सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। सब करंट को जोड़ेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, वो सब क्या होगा, बराबर होगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेम होता है ना, टर्मिनल के एंड में, और उससे क्या है, करंट जो इसको ड्रॉ होता है वो करंट कैसा ड्रॉ होता है, डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए कंबाइंड रेसिस्टेंस पैरेलल में है, आप उसको कंबाइन करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे दो रेसिस्टेंस है R1 और R2 कनेक्ट किए हैं पैरेलल में, ठीक है। सेम पॉइंट ए और बी के बीच, देखो ए और बी के बीच में हम लोग पैरेलल में कंबाइन कर दिए R1 और R2 रेसिस्टेंस को, ठीक। आप जानते हैं कि R1 से डिफरेंट करंट ड्रॉ होगा, तो मान लेते हैं I1, है ना। इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेम होगा, ए और बी के बीच में PD क्या होगा, सेम विल बी द सेम एंड इट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज, और वो PD क्या होगा, वोल्टेज के बराबर, जो कि वोल्ट है, राइट, V के बराबर। And if the equal voltage of the battery used, the current flowing through the two resistance in parallel is however not same, लेकिन करंट जो है दोनों के बीच सेम नहीं होगा। तो करंट जब सेम नहीं होगा तो हम जानते हैं कि मान लीजिए सर्किट के बीच में I करंट ड्रॉ कर रहा है, मान लीजिए सर्किट में I करंट ड्रॉ कर रहा है, तो करंट जो होगा R1 से कितना हो जाएगा, I1, और करंट जो पास करेगा R2 से क्या हो जाएगा, I2। टोटल करंट क्या होगा, I के बराबर, I1 प्लस I2। I बराबर क्या होता है, V बाई I, V बाई R, तो I1 क्या होगा, V बाई R1, वोल्टेज तो सेम रहता है, I2 बराबर V बाई R2, और सबको कंबाइन करेंगे तो V कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस R2। कंबाइंड रेसिस्टेंस जब 3 कनेक्टेड रहेंगे पैरेलल में तो क्या होगा, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। 4 रहेगा तो 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 1 बाई R4, सही बात है, कोई दिक्कत। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, जब डिजाइन करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को हम वी शुड कंसीडर वेदर अ सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट इज बेटर फॉर इंटेंडेड यूज। तो हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है कि सीरीज सर्किट बेहतर है या पैरेलल सर्किट, राइट। एग्जांपल, इफ यू वांट टू कनेक्ट और जॉइन अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, से 100 of 1000 बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर डेकोरेटिंग बिल्डिंग एंड ट्रीज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स सच एज दिवाली और मैरिज फंक्शन। कहता है कि आपको कनेक्ट करना चाहते हैं बहुत सारा बल्ब, जैसे हजारों बल्ब जो कनेक्ट करना चाहते हैं डेकोरेटिंग करने के लिए, सजाने के लिए बिल्डिंग वगैरह को या पीर वगैरह को सजाने के लिए, दिवाली या मैरिज फंक्शन में, तो सीरीज सर्किट बेटर रहता है। क्या रहता है, क्यों, बिकॉज ऑल द बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज कैन बी कंट्रोल विद जस्ट वन स्विच, क्योंकि जितना भी सीरीज में बल्ब है एक ही स्विच से बंद होगा, ठीक है। A series circuit is also safer because the current it is smaller. Series circuit में small current रहता है, क्या रहता है, small current, but there is a problem in the series lighting circuit। लेकिन सीरीज लाइटिंग सर्किट में प्रॉब्लम है, क्या, दिस इज बिकॉज इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज, एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया या ब्लोन ऑफ बंद हो गया तो सर्किट जो है टूट जाएगा और सारे बल्ब जो है ऑफ हो जाते हैं। इसलिए शादी विवाह में देखिएगा आप, ये सारा बल्ब कनेक्ट होता है सीरीज से, एक बल्ब फ्यूज हुआ तब लाइट ही कट जाता है, लाइट कट जाता है, उसके फिर जल्दी से बुलाओ, जनरेटर वाला कहाँ गया, उसको बुला के लाते हैं, तब जाके वो कनेक्ट करता है, बल्ब ठीक करता है, फिर चलने लगता है, राइट। इलेक्ट्रिशियन हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लोकेटिंग द फ्यूज बल्ब। अब जब लाइट ऑफ हो गया तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा उसको देखने में, ध्यान देने में ही दिमाग खराब हो जाता है, राइट। 100 ऑफ बल्ब्स, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्ब है, टू रिप्लेस इट एंड रिस्टोर द लाइट, क्योंकि रिप्लेस करके फिर रिस्टोर करेगा लाइट, राइट। आगे देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक जो है 220 वोल्ट का एक पावर सप्लाई है, मान लो बैटरी है यहाँ पर, ठीक। स्विच को यहाँ लगाइएगा तो आप देख सकते हैं, जो स्विच को लगाइएगा तो इस बल्ब जो है, यहाँ से स्विच एक है, एक वोल्टेज सप्लाई करने की बैटरी है, और यहाँ से सारा बल्ब एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में, ठीक है। The electric bulbs for decoration are usually connected in series circuit with 220 volt AC alternating current है, power supply line। The circuit symbols for alternating current और AC supply is, देखो सर्किट का सिंबल होता है AC सप्लाई का, ठीक है। प्लीज नोट दैट ऑल द बल्ब्स हैव जस्ट वन स्विच, सारे बल्ब्स के पास क्या है, सिर्फ एक स्विच है, सही बात है। अब देखिए, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन अ हाउस बिकॉज देन वी हैव कैन सेपरेट स्विचेस फॉर ईच बल्ब। लेकिन पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट जो है बेटर है कनेक्ट करने के लिए, क्या, बल्ब्स को, किसमें, घर में, बिकॉज देन वी हैव सेपरेट स्विचेस, क्योंकि इसके लिए हमको क्या मिल जाएगा, अलग अलग स्विच मिल जाएगा प्रत्येक बल्ब के, और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए, जो भी इलेक्ट्रिक का सामान है उसके लिए, एंड हेंस ऑपरेटेड सेपरेटली, अलग अलग उसको ऑपरेट कर सकते हैं, जिस बल्ब को जलाने का मन है उसी का स्विच टिपेंगे, राइट। इन एडिशन टू हैविंग ईच केस ऑफ ऑपरेशन, और हर ऑपरेशन में पैरेलल डोमेस्टिक सर्किट, ये जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है, और हाउस होल्ड सर्किट जो कहते हैं, हैव मेनी अदर एडवांटेज, और फायदा है इसका, क्या, सीरीज सर्किट के ऊपर। पहले हम डिसएडवांटेज देखते हैं सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट का डोमेस्टिक पर्पज के लिए, फिर एडवांटेज देखेंगे पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट का। पहले सीरीज का गलती देखेंगे, फिर पैरेलल का सही देखेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है सीरीज का सर्किट का, डोमेस्टिक वायरिंग का, अरेंजमेंट जो है लाइट का वेरियस अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सीरीज सर्किट में इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक घरेलू पर्पस में इसका यूज नहीं किया जाता है, डिसएडवांटेज है। इन सीरीज सर्किट में इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बंद कर जाएगा
कुछ डिफेक्ट की वजह से, तो सारे अप्लायंसेस भी बंद हो जाएंगे क्योंकि पूरा सर्किट हीट हो जाए। एग्जाम्पल, इफ नंबर ऑफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत सारे बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, जस्ट वन बल्ब अगर फ्यूज हुआ तो सारे बल्ब स्टॉप हो जाएंगे, ये डिमेरिट हो गया। सीरीज सर्किट में सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास सिर्फ एक ही स्विच होते हैं, जिसकी वजह से आप टर्न ऑफ नहीं कर पाएंगे बल्ब को सेपरेटली, जिसका यूज नहीं उसको बल्ब ऑफ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सारे बल्ब कनेक्ट रहते हैं सीरीज में और एक ही स्विच से, तो सारे बल्ब जो है स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो एक ही साथ बंद होगा, अलग अलग नहीं। सीरीज सर्किट में अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, कहते हैं सीरीज सर्किट में वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग हो जाता है ना। तो क्या होता है 202 वोल्ट एज द पावर सप्लाई लाइन, बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल द अप्लायंसेस, क्योंकि सारा अप्लायंस वोल्टेज को शेयर कर लेता है, राइट। तो अप्लायंसेस गेट्स लेस वोल्टेज एंड हेंस डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, कम वोल्टेज मिलता है तो सही वर्क कर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, सारे बल्ब सीरीज में कनेक्ट रहते हैं, उसको सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है 220 वोल्ट पावर सप्लाई लाइन का। दे गेट्स लेस वोल्टेज एंड हेंस ग्लो लेस ब्राइटली, है ना, इसलिए चमकते वो कम है, रोशनी कम देते हैं। सीरीज कनेक्शन जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू व्हिच करंट फ्लो द पावर सप्लाई इज लो। सीरीज सर्किट में कनेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, तो रेजिस्टेंस जो है सर्किट का इंक्रीज कर जाएगा इतना ज्यादा, जिससे क्या होगा करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई लो, करंट जो है पावर सप्लाई से कम आएगा। मोरओवर सेम करंट फ्लो होगा थ्रू आउट ए सीरीज सर्किट, ड्यू टू व्हिच ऑल द अप्लायंसेस ऑफ डिफरेंट पावर रेटिंग कैन नॉट ड्रॉ सफिशिएंट करंट। सेम जो है क्या करंट फ्लो होता है पूरे सर्किट से, जिसके वजह से अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग करंट चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा प्रॉपर वर्किंग के लिए। अब एडवांटेज देख लीजिए क्या है पैरेलल सर्किट का। अरेंजमेंट जो होता है लाइट का और वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का पैरेलल सर्किट में यूज होता है डोमेस्टिक वायरिंग के लिए। क्यों? पैरेलल सर्किट में इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, एक काम करना छोड़ दे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो सारे अप्लायंसेस जो है वर्क करेंगे नॉर्मली, सही बात है। एग्जांपल, बहुत सारे बल्ब कनेक्ट करेंगे पैरेलल में सर्किट के, तो एक बल्ब फ्यूज हो गया, ब्लोज आउट हो गया, तो रिमेनिंग बल्ब जलते रहेगा। पैरेलल सर्किट में प्रत्येक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के पास अपना स्विच होता है, जिसकी वजह से आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, आजादी से, है ना, विदाउट अफेक्टिंग द अदर अप्लायंसेस, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। एग्जांपल, सारे बल्ब ज्वाइन होते हैं पैरेलल सर्किट में, तो सेपरेट स्विच होगा, जिसकी वजह से आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं जिस बल्ब का जरूरत है उसको, ठीक है। पैरेलल सर्किट में प्रत्येक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेम वोल्टेज, है ना, इट्स द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज द पावर सप्लाई लाइन। पावर सप्लाई लाइन से पैरेलल सर्किट में सबके पास 220 वोल्ट रहता है, क्या रहता है, ड्यू टू दिस सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं प्रॉपर्ली। फॉर एग्जांपल, सारे बल्ब कनेक्ट रहते हैं पैरेलल सर्किट में, सेम वोल्टेज उनको 220 वोल्ट मिलता है पावर सप्लाई से लाइन से, और ग्लो करते हैं ब्राइटली। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में सारे ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होते हैं हाउस होल्ड सर्किट के रिड्यूस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है पावर सप्लाई का हाई हो जाता है। एवरी अप्लायंसेस कैन देयरफॉर ड्रॉ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट, तो हर अप्लायंसेस क्या करता है, जितना करंट का जरूरत है उसको ड्रॉ करता है। एग्जांपल, पैरेलल सर्किट में इवन हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस रहेगा, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर, एयर कंडीशनर, ये सब ड्रॉ कर लेता है हाई करंट, जितना जरूरत पड़ता है उनको फंक्शन करने के लिए, सही बात है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ध्यान से देखिए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है, और हम कहते हैं कि करंट जो है वर्क कर रहा है, करंट अपना काम कर रहा है। वी नो दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का जो रेट होता है उसी को पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क कितना समय में होता है वही इलेक्ट्रिक पावर होता है। पावर मतलब वर्क डन बाई टाइम टेकन, P इक्वल्स टू W बाई T। यूनिट क्या होता है पावर का, ध्यान से देखिए। हम लोग कैलकुलेट करते हैं पावर को डिवाइड करके, कैसे, वर्क डन को टाइम टेकन से, वर्क डन को टाइम टेकन से। यूनिट जो होता है पावर का जूल होता है, क्या होता है, और टाइम का सेकंड होता है, क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और टाइम का क्या होता है सेकंड। तो हम लोग जूल पर सेकंड देखेंगे, क्या देखेंगे, जूल पर। यूनिट जो होता है पावर का उसको वाट कहते हैं, जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वाट। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, वाट। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, वाट, कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। पावर जो है 1 वाट का, वो रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड, यानी 1 वाट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से पावर लगा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, एक्चुअली वाट एक स्मॉल यूनिट है, देयरफॉर बड़ा बड़ा यूनिट की जरूरत पड़ती है हमको, जिसको किलो वाट कहते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द सिंबल फॉर वाट इज डब्ल्यू, वाट का सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू, एंड दैट ऑफ किलो वाट इज के डब्ल्यू, और किलो वाट का क्या होता है, के डब्ल्यू। व्हेन वर्क इज डन, जब काम होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कंज्यूम होता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिक पावर वह रेट है जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कंज्यूम हो रहा है पर सेकेंड। वी कैन नाउ राइट डाउन अनदर डेफिनेशन ऑफ वाट, अब डेफिनेशन देखते हैं वाट का।
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर होगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम करता है यानी लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना, किस रेट से, 1 जूल पर सेकंड के रेट से, उसी को पावर कहते हैं और इसको हम लोग 1 वाट कहते हैं। वी हैव जस्ट गिवन 2 डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का 2 डेफिनेशन दिए। क्या दिए? कि इलेक्ट्रिक पावर जो होता है रेट होता है जिस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है। दूसरा, जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड तो उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं 1 वाट का। ठीक है। वन बाय यूजिंग टर्म को, दोनों में वर्क आया है, अनदर बाय यूजिंग टर्म एनर्जी, दूसरा में क्या है एनर्जी। एक में वर्क के हिसाब से, एक में एनर्जी के हिसाब से। हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो कह सकते हैं कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, या जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो बल्ब पे 60 वाट या 100 वाट लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है कि 60 जूल पर सेकंड के हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यानी 60 जूल पर सेकंड के हिसाब से वो क्या कर रहा है, पावर ले रहा है, इसलिए उस पे 60 वाट लिखा रहता। ठीक है, यानी 60 जूल पर सेकंड। सही बात है। देखिए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेटिंग पावर इक्वल वर्क डन बाय टाइम टेकन, P इक्वल्स W/T। W बराबर क्या होता है, अब देखो कहता है वर्क डन W बाय करंट I व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम टाइम T अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, टाइम T है, तो V W बराबर क्या होगा, VI/T। तो P बराबर क्या होगा, फिर सबको डाल दूंगे इक्वेशन 1 में, तो P इक्वल्स टू क्या होगा, VI/T/T। T से T कट गया, P इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू I। P इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू I। जहाँ V क्या, P इक्वल्स टू क्या होगा, VI पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, P पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट एम्पीयर, है ना। अब देखो कहता है द पावर इन वाट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द पोटेंशियल। पावर कैसे पता चला, पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई किए करंट से। अब फॉर्मूला लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर वाला पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, राइट। अच्छा इलेक्ट्रिक पावर वाला पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टेज होता है और करंट होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर वाला वोल्टेज इनटू करंट। हम कह सकते हैं क्या कि पावर एक्सपेंडेड इन हीटिंग ए रेजिस्टेंस और टर्निंग ए मोटर डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। पावर जो है वो डिपेंड करता है कितना उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस और कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट कर रहा है 1 वोल्ट का पावर सप्लाई दे रहा है और करंट 1 एम्पीयर है, तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पीयर हो जाएगा, राइट। 1 वोल्ट एम्पीयर। ठीक है, ये देता है दूसरा डेफिनेशन यूनिट ऑफ पावर है जिसको वाट कहते हैं। वी कैन नाउ से दैट 1 वाट इज द पावर कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस। 1 वाट मतलब होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस पावर कंज्यूम कर रहा है जब ऑपरेट हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस और 1 वोल्ट और कैरी कर रहा है करंट कितना, 1 एम्पीयर का, राइट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कुछ अदर फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के इलेक्ट्रिक पावर। देखिए P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू, ठीक है। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज व्हेन बोथ, ये फॉर्मूला हम कभी यूज कर सकते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I नोन रहेगा। कभी कभी दे डू नॉट गिव अस V एंड I, है ना, ये हमको V और I नहीं दे पाएगा। वी आर गिवन आइदर वोल्टेज, कभी कभी हम लोग को उसे नहीं दिया जाएगा V और I, हम लोग को या तो V दे दिया जाएगा या रेजिस्टेंस R दिया जाएगा, है ना, या करंट I दे दिया जाएगा या रेजिस्टेंस R दिया जाएगा, तो है ना। इन दिस केस वी टेक द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, इसमें ओम्स लॉ का हम लोग हेल्प लेंगे। पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, V इंटू आई। अच्छा V बराबर क्या होता है, V बाई आई क्या होता है, आर। ओम्स लॉ से V बाई आई क्या होता है, आर। अच्छा V यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आई आर, क्या लिख सकते हैं, अच्छा आई आर को यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या होगा, P इक्वल्स टू आई आर इंटू आई। P इक्वल्स टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर, क्या होगा, आई स्क्वायर। समझ में आया, ये भी याद रखना है, P इक्वल्स टू क्या होगा, आई स्क्वायर, करंट का स्क्वायर इंटू आर, पावर इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर इंटू आर। अब पावर P इन टर्म्स ऑफ V एंड आर, अब देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। अच्छा V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। आई बराबर क्या होगा, V बाई आर। अब यहाँ से इसको डाल दो इक्वेशन 1 में, यानी V इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू V इंटू आई, तो P इक्वल्स टू V इंटू V बाई आर हो जाएगा, यानी V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। पावर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में आ गया है V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इट इज क्लियर दैट क्या पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस हाई पावर डिवाइस का स्मॉलर देन द लो पावर वंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ हाई पावर डिवाइस इज स्मॉलर। हाई पावर डिवाइस का रेजिस्टेंस स्मॉलर होता है लो पावर वन से। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस जो है 100 वाट 220 वोल्ट का स्मॉलर होगा, 60 वाट 220 वोल्ट का। 100 वाट है जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना, और 60 वाट वाला रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वी नाउ हैव 3 फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो क्या फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू आई आर और P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, देखो द बल्ब ऑन द लेफ्ट साइड हैज हायर रेजिस्टेंस, इसके बाद रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ करके रखता है, उसको लाइट में कन्वर्ट करता है, इसका पावर कम है, सो इट्स पावर इज लेफ्ट साइड में, सॉरी इसका लेफ्ट साइड में क्या है, हायर रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा करता है लेकिन पावर ये कम दे रहा है, ये ग्लो करता है कम ब्राइटली, सही बात है। बल्ब जो राइट साइड है
वो लेस रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस लेस क्या है, तो इसके पास पावर ज़्यादा है, ये ग्लो करता है मोर ब्राइटली। रेसिस्ट करके हीट नहीं करता है, रेसिस्ट करके क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट देता है ना, तो ग्लो करता है, मतलब इसके पास पावर क्या है, ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है ना। ये कम वाट का होगा, ये क्या स्मॉलर देन द वाट ऑफ 60 वाट। देख रहे हो 220 वोल्ट पे 100 वाट है, तो 100 वाट का बल्ब के पास रेसिस्टेंस क्या है, ऐसे हाँ 100 कम है, रेसिस्टेंस कम है, हाँ रेसिस्टेंस कम है, रेसिस्टेंस कम रहेगा तो क्या होगा, हाँ रेजिस्टेंस देखो कहते हैं, हाँ रेजिस्टेंस नहीं, द बल्ब ऑन द लेफ्ट साइड हैज अ हायर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर कम है, तो ग्लो कम करेगा, तो कम ग्लो करेगा, और रेजिस्टेंस क्या है, कम है तो पावर ज्यादा है। रेजिस्टेंस देखो ना फॉर्मूला लिखा है, रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज्यादा, पावर ज्यादा है तो ग्लो ज्यादा करेगा, ठीक है ना। थर्ड फॉर्मूला देखिए, पावर वोल्टेज रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो, फैन हैज लेबल ऑन इंग्रेव्ड प्लेट ऑन इट व्हिच टेल्स अस वोल्टेज। हर चीज पे वोल्टेज के बारे में लिखा रहता है, राइट, कितना पावर कम है। एग्जांपल, इफ यू लुक एट द पर्टिकुलर बल्ब इन आवर, घर में बल्ब देखोगे उसमें 100 वाट, ये 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट लिखा रहता है, मतलब 100 वाट का मतलब होता है कि ये जो बल्ब है पावर कंज्यूम करेगा 100 वाट, है ना, और 220 वोल्ट का मतलब है कि इट इज यूज्ड ऑन वोल्टेज ऑफ 220, मतलब 220 वोल्टेज के सब 220 वोल्ट के सप्लाई पे 100 वाट का कैपेसिटी देता है, पावर देता है, राइट। द पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बताता है कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। फॉर एग्जांपल पावर रेटिंग 100 वाट का है बल्ब के ऊपर, इसका मतलब है कि ये कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना, 100 जूल पर सेकंड, सही बात है। अगर हम जानते हैं पावर और वोल्टेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं करंट, ये कैसे फॉर्मूला होगा, P = V × I से। ट्यूबलाइट देखते हो 40 वाट का है, तो करंट ड्रॉ कर रहा है 0.18 एम्पियर 220 वोल्ट, है ना, ये हिसाब से लिखा है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल बल्ब पे 15 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट लिखा रहता है, टीवी पे लगभग 120 वाट का है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है 750 वाट का होता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो जो है 1000 वाट का, 2000 वाट का होता है, यूजुअल पावर वॉशिंग मशीन 3000 वाट का होता है, राइट, समझ में आया। इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने का इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़िए। We will now derive a formula for calculate electrical energy in terms of power and time. पावर और टाइम के टर्म्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम निकालने जा रहे हैं। देखो वी हैव क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रिक करंट का, वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा तो वही करंट में कन्वर्ट होगा, सही बात है। तो हम लोग कह सकते हैं पावर बराबर क्या होगा, अब वर्क डन बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा अपॉन टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर होता है ना, पावर बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाला ना यहाँ से, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू P इनटू T। क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड टाइम फॉर व्हिच इट इज यूज्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, कैसे पता चलता है कि भाई पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि पावर रेटिंग कितना है अप्लायंस का और टाइम कितना देर तक यूज हो रहा है, तो एनर्जी पता चल जाएगा कितना कंज्यूम हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। We should memorize the above formula for calculating electrical energy because it will be used in solving numerical problem. इसका यूज करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होगा, पावर इनटू टाइम। अगर पावर को वाट में लेंगे तो टाइम को आवर्स में, तो यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वाट आवर हो जाएगा, सही बात है। 1 वाट आवर अमाउंट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंज्यूम किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा 1 वाट पावर 1 घंटा के लिए, ठीक है। अब कमर्शियल यूनिट देखते हैं, कमर्शियल मतलब होता है कंपनी फैक्ट्री के लिए। कमर्शियल यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इसको किलोवाट आवर कहते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जूल होता है, और हम जानते हैं कि 1 जूल वह अमाउंट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंज्यूम किया जाता है जब अप्लायंस 1 वाट पावर रेटिंग हो और 1 सेकंड के लिए काम करे, सही बात है। एक्चुअली जूल रिप्रेजेंट करता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी एनर्जी का, इसलिए इनकन्वीनियंट असुविधाजनक है, तो लार्ज क्वांटिटी चाहिए हमको। सो कमर्शियल पर्पस के लिए बिगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए किलोवाट आवर, क्या चाहिए 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, कितना अमाउंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम कर रहा है कोई चीज जिसका पावर रेटिंग कितना है 1 किलोवाट 1 घंटा के लिए चल रहा है, तो ठीक बात है। सिंस किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 किलोवाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट का मतलब होता है वह अमाउंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंज्यूम किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा 1000 वाट, जब कितना देर चला 1 घंटा के लिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 वाट आवर एनर्जी डिसिपेटेड, कितना करंट ड्रॉ करता है 1000 वाट का 1 घंटा में, राइट, फ्रॉम
दिस हम कह सकते हैं कमर्शियल यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का किलोवाट आवर होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? रिलेशन देखिए किलोवाट आवर का, 1 किलोवाट आवर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कंज्यूम किया जाता है किस रेट से 1 किलोवाट 1 आवर के लिए। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है 1 आवर के लिए, 1 किलोवाट आवर 1000 वाट 1 आवर, ठीक है। 1 वाट बराबर क्या होगा 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर 1 आवर, 1 आवर बराबर 16 into 6 सेकंड, 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 जूल into 16 into 60, 1 किलोवाट आवर बराबर 3 into 36 into 10 to power 5 जूल, ठीक ना, यानी 3.6 into 10 की पावर 6 जूल, राइट। तो दिक्कत हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, हमें घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, राइट, तो उसका पैसा कैसे निकाल सकते हैं? पैसा कहता है किलोवाट आवर जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, फॉर विच वी पे टू द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट, इसी के लिए हम पैसा देते हैं हमारे डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट को, राइट। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट लगभग जो है 3 रुपए से 5 रुपए तक होता है, अब ज्यादा है और कहीं कहीं पे इसका कहीं ज्यादा कहीं कम लगता है, टाइम टू टाइम बदलते हुए रहता है। नाउ बाय सेइंग दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ₹3, 1 यूनिट का 3 रुपया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट 3 रुपया है, बात सही है। यानी 1 किलोवाट पावर सप्लाई कंज्यूम किया गया है 1 घंटे तक, सही बात है, यानी 1 यूनिट हो गया, क्या हो गया। इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो हमारे घर में हो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम किया गया है हमारे द्वारा किलोवाट आवर्स में, सही बात है। नाउ यूज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं अपना घर में। वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, फैंस, इलेक्ट्रिक रेडियो, सॉरी इलेक्ट्रिक आयरन, रेडियो, टीवी एंड रेफ्रिजरेटर, सारे ये जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट रेट से अलग अलग ड्रॉ करता है, सब सब अपना अपना वोल्टेज अपना अपना इलेक्ट्रिक करंट खींचता है। आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड ऑन द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हमारे अप्लायंसेस के द्वारा कितना एक पर्टिकुलर टाइम में किया गया है, मान लो कि एक मंथ में, तो उसमें पता चलता है, राइट। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज कैलकुलेटेड, अब हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से देखिए। कहता है सिंस इलेक्ट्रिसिटी जो बेचा जाता है यूनिट के हिसाब से वो किलोवाट आवर है, तो सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट, पहले हम पावर कंज्यूम को वाट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट, आइए बाय डिवाइडिंग, अब क्या करेंगे तो हम लोग कैसे भी किलोवाट आवर को कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, इनटू किलोवाट वाट इनटू किलोवाट बाय डिवाइडिंग द टोटल वाट बाय 1000, है ना। पहले आप जो है सॉरी वाट में दिया है ना उसको आप किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 से डिवाइड करके, द किलोवाट आर देन कन्वर्टेड इनटू किलोवाट आवर्स, अब किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट कीजिए, कैसे, बाय मल्टीप्लाई कर दीजिए किलोवाट आवर को नंबर ऑफ आवर्स से व्हिच द अप्लायंसेस हैज बीन यूज्ड, जितना अप्लायंस यूज हुआ है, ठीक है। दिस गिव्स द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर, इससे आपको टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम जो हुआ है पता चल जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट दिस गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ यूनिट, यही टोटल नंबर ऑफ यूनिट बता देगा कितना कंज्यूम होगा। नोइंग दैट कॉस्ट 1 यूनिट का जान लीजिए, हमारे 1 यूनिट का 20 रुपया है, मान लो 20 रुपया तो नहीं 8 रुपया भी, 7 रुपया 8 रुपया, तो उसके बाद में 10 यूनिट हुआ 10 से 70, 7 into 10, 7 10 जा 70 हो गया, आप पेड कर दीजिए बिल, और बिल जो है हम लोग को मंथली देना चाहिए, टाइम टू टाइम देना चाहिए, पड़ेगा नहीं देना ही चाहिए, आपका ये कर्तव्य है। अच्छा पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा तब सरकार जो है आपसे परवाह लेगी क्या, समझ रहे बात को। इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट बहुत तरह का प्रभाव भी छोड़ता है, राइट। इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस करता है 3 इंपोर्टेंट इफेक्ट, क्या क्या, पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा केमिकल इफेक्ट, मतलब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई कर रहे हैं तो गर्म भी हो जाएगा, चुंबक की तरह भी काम करता है और केमिकल इफेक्ट भी है इसका, ठीक है। हम डिस्क्राइब करते हैं हीटिंग ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगले चैप्टर में होगा, जब केमिकल इफेक्ट जो है करंट का डिस्क्राइब कर रहे हैं हायर क्लास में होगा, ठीक है। मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे सिर्फ इसका हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, पास थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर, एक हाई रेसिस्टेंस वायर से पास कराएंगे, जैसे कि नाइक्रोम वायर है, रेसिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट, रेसिस्टेंस वायर बहुत गर्म हो जाता है, राइट, एंड प्रोड्यूसेस हीट, और हीट देगा, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट क्या है, वो करंट का वो क्या है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कौन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, हीट एनर्जी में, सही बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है हीट एनर्जी में। जस्ट एज मैकेनिकल एनर्जी यूज टू ओवरकम फ्रिक्शन, जिस प्रकार हम लोग फ्रिक्शन को कम करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू हीट, है ना।
तो हीट में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होता है हीट में, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक वायर के द्वारा, रेजिस्टेंस वायर के द्वारा, ठीक है। रोल क्या है रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सर्किट में? सिमिलर वही काम है जो रोल है फ्रिक्शन का मैकेनिक्स में, ठीक है। मैकेनिक्स में जो फ्रिक्शन का काम है वही क्या है रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम। अब हम ड्राइव करेंगे फॉर्मूला, कैलकुलेट करेंगे हीट प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस वायर। एक कंडक्टर है, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस वायर, कंडक्टर को रेजिस्टेंस वायर कह दो। ऑफर्स रेजिस्टेंस, वो रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। सो वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट, तो करंट के द्वारा पक्का कुछ काम किया जाएगा लगातार, टू कीप इट सेल्फ फ्लोइंग, ताकि वो लगातार फ्लो होते रहे। सही बात है। वी विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ करंट, तब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय अ करंट आई व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट क्यू मूव्स, जब इलेक्ट्रिक करंट क्यू मूव करेगा एक पोटेंशियल डिफरेंस V के अगेंस्ट, तो कितना अमाउंट वर्क डन का होगा W इक्वल्स टू Q इंटू V। कितना चार्ज है, ठीक है ना, Q चार्ज, ठीक है ना, मूव कर रहा है, मान लो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है और चार्ज Q मूव कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा वर्क डन होगा, ठीक। हम जानते हैं करंट बराबर क्या होगा I बाई क्यू टी, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा IT, Q इक्वल्स टू क्या होगा IT, ठीक है ना। I इक्वल्स टू क्या होगा Q बाई टी और Q इक्वल्स टू क्या होगा IT, है ना। अब ओम्स लॉ क्या कहता है V बाई I बराबर R, V बाई I बराबर, यहाँ से V इक्वल्स टू क्या होगा I R। 1 2 3 तीनों इक्वेशन आ गया, सही बात है। अब देखिए ध्यान से, कहता है पुट कीजिए Q इक्वल्स टू IT और V इक्वल्स टू IR इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा I स्क्वायर RT, ठीक है। मतलब आप हीट जो कितना प्रोड्यूस है, अच्छा हम लोग W क्या है वर्क डन, इलेक्ट्रिसिटी के वर्क डन होता है क्या, हीट जनरेट होता है ना। तो कितना हीट जो है एनर्जी कन्वर्ट हुआ है, तो हीट प्रोड्यूस हुआ है, वर्क डन की जगह हीट रख दीजिए, तो H बराबर हीट हो गया, तो H इक्वल्स टू क्या होगा I स्क्वायर RT, सही बात है। तो जूल्स लॉ क्या कहता है, फॉर्मूला जो है गिव्स द हीट प्रोड्यूस इन जूल, हीट जूल में प्रोड्यूस होगा जब करंट I एम्पियर का फ्लो होगा एक वायर में, R रेजिस्टेंस ओम रहेगा, R रेजिस्टेंस R ओम है और टाइम T सेकंड है, राइट। इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो हीट होगा I स्क्वायर RT होगा, ये क्लियर है कि हीट प्रोड्यूस जो होगा वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ करंट के, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर R के और टाइम T के, जो कि जिसके लिए करंट पास कर रहा है, ठीक है ना। आज तुम देख रहे हो H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर की, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके I स्क्वायर के, यानी करंट का दुगुना जो होगा मत करंट का स्क्वायर जो करोगे तो हीट हो जाएगा, है ना। अब देखिए H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब सिंस हीट प्रोड्यूस होता है वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अगर हम डबल करें रेजिस्टेंस को तो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो भी डबल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम डबल करें करंट को तो हीट 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि I स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। हाफ करें रेजिस्टेंस को यहाँ तो ये हीट भी आधा हो जाएगा, राइट। तो ये गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट इन अ हाई रेजिस्टेंस वायर देन अ लो रेजिस्टेंस वायर। तो कहता है करंट अगर जो होगा एक करंट पास कर रहा है हाई रेजिस्टेंस वायर में और लो रेजिस्टेंस वायर में, तो हाई रेजिस्टेंस वायर ज्यादा हीट देगा, लो रेजिस्टेंस वायर कम, ठीक है। वी नो दैट टू सिमिलर रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दो सिमिलर रेजिस्टेंस वायर सीरीज में कनेक्टेड है तो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है डबल हो जाता है, राइट। बट जब यही कनेक्टेड होता है पैरेलल में तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, बात सही है, हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो कहता है कि कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या हो डबल हो जाएगा, बट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। सो गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम इफ टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ज्यादा हीट देगा, है ना, पैरेलल के बजाय, ठीक है। सिंस तीसरा क्या है, हीट प्रोड्यूस जो होता है वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम फॉर स्विच करंट फ्लो, जितना ज्यादा देर समय तक आप गर्म की करंट फ्लो करेगा उतना हीट वो जनरेट कि अगर करंट पास कर रहे हैं टाइम का टाइम डबल कर दें तो हीट प्रोड्यूस भी डबल हो जाएगा, अगर टाइम आधा कर दें तो हीट प्रोड्यूस आधा हो जाएगा। कहता है कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम जो है हीटिंग इफेक्ट करंट पे फॉर्मूला आप क्या जाए H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब एनर्जी कैलकुलेट करना है तो E इक्वल्स टू क्या होगा P इंटू टी। इसमें सारे अप्लायंस जो रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, कि जितने भी सामान है वो सब इलेक्ट्रिक एनर्जी को सब हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। ओनली द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस, जो गर्म करने वाला चीज है कन्वर्ट करता है, वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। व्हेन एग्जांपल देखिए कितना खूबसूरत बात लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज फैन, फैन से जब पास करता है तो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज हो जाता है रनिंग कराने में हो जाता है, टर्निंग द फैन, फैन को घुमाने में,
बस कुछ ही अमाउंट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में फैन के द्वारा, नहीं तो फैन गर्म होकर नीचे गिर जाता है, राइट। ड्यू टू दिस एज इलेक्ट्रिक फैन बिकम स्लाइटली वार्म, थोड़ा सा गर्म होता है जब लगातार घंटों चलते रहता है तब लॉन्ग टाइम तक। ऑन द अदर हैंड जब इलेक्ट्रिकल करंट पास कराओगे, अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटली, हेयर ड्रायर, इमर्सन रॉड जो कि पानी गर्म करने के लिए आता है, या गीजर, तो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाता है हीट। इसी वजह से सारे इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस के पास हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे हीटिंग कॉइल होता है इसके अंदर, है ना, जो कि बनता है हाई रेजिस्टेंस वायर से, नाइक्रोम वायर से, जो कि कन्वर्ट करता है ज्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी। सही बात। आइए, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है क्या, देखिए हीटिंग इफेक्ट जो होता है करंट का, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वर्क कराने में इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस को, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर, सारे ये जो हीटिंग अप्लायंसेस है उसके अंदर कॉइल होता है हाई रेजिस्टेंस वायर का, जो कि नाइक्रोम एलॉय का बना होता है। जब ये अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं पावर सप्लाई से इंसुलेटेड कॉपर वायर से, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है इन द हीटिंग कॉइल्स because they have high resistance but a negligible heat is produced in the connecting wires। ये कनेक्टिंग वायर में हीट कम प्रोड्यूस होता है, मतलब अच्छा, जो चीज नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम का वायर से तो अगर कहीं से वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो तो उसके बीच में कनेक्टिंग वायर्स लगाना पड़ेगा, तो कनेक्टिंग वायर्स ज्यादा हीट नहीं होता है, नाइक्रोम का वायर हीट होगा, ठीक है ना। बात सही है, क्योंकि जो वायर होता है कॉपर वायर होता है वो लेस रेसिस्टेंस वाला होता है, मतलब वो हीट रेसिस्ट कम करता है। एग्जांपल हीटिंग एलिमेंट जैसे मान लो इलेक्ट्रिक हीटर जो कि नाइक्रोम वायर से बनता है, वो ग्लो करेगा क्योंकि वो रेड हॉट हो जाएगा ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय ऑन पासिंग करंट, करंट पास करने पर वो गर्म हो जाएगा, राइट। बट जो कॉर्ड होगा, तार हो, वो कनेक्टिंग वायर जो है थोड़ी गर्म होगा उतना, है ना, तो वो क्या बोलता है, ग्लो नहीं कर सकता, वो लाल नहीं गर्म हो जाता, राइट, क्योंकि वो हीट जो है बहुत कम जो है जनरेट करता है करंट पास करने पर। सही बात है। टेम्परेचर जो है हीटिंग एलिमेंट को इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस का जो रेड हॉट होने पर लगभग 900 डिग्री सेल्सियस पर ग्लो करता है, राइट। आगे देखिए, देखिए इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके अंदर जो नाइक्रोम का वायर का कॉइल लगा रहता है अंदर में, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका यूज हम इलेक्ट्रिक बल्ब में भी करते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप में भी करते हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वेरी वेरी थिन हाई रेसिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट से ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, तो फिलामेंट जो है व्हाइट हॉट हो जाता है और इमिट करता है लाइट, लाइट देता है। प्लीज नोट दैट सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूसेस इनॉर्मस हीट, अगर सेम करंट फ्लो करिएगा आप टंगस्टन फिलामेंट से तो बहुत ज़्यादा हीट देगा, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होता है कनेक्टिंग वायर में। लेकिन जो बल्ब से वायर कनेक्ट है, वायर थोड़ी गर्म होता है, नहीं होता है। इसका मतलब कि टंगस्टन फिलामेंट जो है वो तो हाई रेजिस्टेंस का है, लेकिन कॉपर वायर लो रेजिस्टेंस का होता है। टंगस्टन मेटल का यूज हम लोग बनाने में करते हैं फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का, क्यों फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का बनाते हैं टंगस्टन वायर का, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तब ये गलेगा, ड्यू टू इट्स हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन फिलामेंट जो है ये व्हाइट हॉट हो जाता है बिना मेल्ट किए, है ना। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन विच मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर इट्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी, अगर क्या है और ये लचीला ज़्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, राइट। लो रेट है इवेपोरेशन का, इवेपोरेट नहीं करता है, हाई टेम्परेचर भी बढ़ा दो तब भी, ठीक है ना। प्लीज नोट दैट, ध्यान से देखिए, when the tungsten filament of electric bulb becomes white hot, जब टंगस्टन फिलामेंट व्हाइट हॉट हो जाता है और ग्लो करता है और इमिट करता है लाइट, तो टेम्परेचर जो है इसका लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इफ एयर इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर एयर प्रेजेंट है कहाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो एक्सट्रीमली हॉट टंगस्टन फिलामेंट वुड बर्न अप क्विकली इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, सो इलेक्ट्रिकल बल्ब इज फिल्ड विथ केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन और मिक्सचर ऑफ बोथ। कहता है अगर मान लीजिए हवा अगर बहुत बल्ब के अंदर रहता है, इसके अंदर हवा रहता, एयर रहता, तो एयर में ऑक्सीजन रहता, ऑक्सीजन क्या करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है, तो बल्ब जल जाता है, मतलब बल्ब के अंदर सर्किट जल जाता है, राइट, हीट होके। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इनर्ट गैस उसका मिक्सचर डाला जाता है, ऑर्गन और नाइट्रोजन वगैरह डाला जाता है, नाइट्रोजन कूल करने का काम करता है, ऑर्गन क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, इसका मिक्सचर भर दिया जाता है। ये गैसेस जो होते हैं ऑर्गन नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता टंगस्टन के साथ, वो कितना भी गर्म हो जाए, राइट, और प्रोलॉन्ग लंबा समय तक चलता है फिलामेंट बल्ब का। इट शुड बी नोट दैट मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब अपीयर्स एज हीट, ज्यादातर ये जो इलेक्ट्रिक करंट लेता है वो हीट में ही कन्वर्ट कर देता है, इसी वजह से हॉट लगता है, बस कुछ ही अमाउंट जो है इसका कन्वर्ट होता है लाइट में, ठीक है ना, ज़्यादातर हीट हो जाता है, ये लाइट में कम, इसीलिए इस बल्ब का यूज़ हम लोग कम करते हैं, ये हीट ज़्यादा देता है, लाइट कम देता है। सो फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब आर नॉट पावर एफिशिएंट, ये पावर एफिशिएंट नहीं है, ये पावर ज़्यादा नहीं देता है। ऑन अदर हैंड ट्यूबलाइट जो होता है ज़्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए हम लोग फिलामेंट की जगह ट्यूबलाइट का यूज़ करते हैं, राइट। और क्योंकि इसके अंदर फिलामेंट नहीं होता है, किसके अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर, सही बात है। 3 क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में करते हैं, ताकि प्रोटेक्ट रहे हमारा हाउस होल्ड वायरिंग, घर का वायरिंग वगैरह प्रोटेक्ट रहे, इसी वजह से।
कहता है एक फ्यूज जो है एक शॉर्ट लेंथ होता है पतला टिन प्लेटेड कॉपर वायर का, टिन प्लेटेड कॉपर वायर का एक जो है क्या रहता है पतला सा फ्यूज शॉर्ट लेंथ का रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, राइट। थिन फ्यूज वायर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, इसके पास रेजिस्टेंस हायर होता है, राइट। रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग से, जो घर में इलेक्ट्रिक वायर है ना उससे ज्यादा इसका रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। सो व्हेन द करंट इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट राइज टू मच, जब करंट घर में बहुत बढ़ जाएगा कुछ रीजन की वजह से, ये जो फ्यूज वायर होता है हीट हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि ये तो रेसिस्टेंस हाई है इसका, हीट हो जाएगा ज्यादा, और हीट होके मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा तो करंट जो है स्टॉप हो जाएगा फ्लो करना, इससे ये फायर घर में आग लगने से बच जाता है, ओवर हीटिंग वायरिंग की वजह से। एंड ऑल्सो प्रिवेंट डैमेज टू वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, और बहुत सारा घरेलू सामान जो है उसको डैमेज होने से बचाता है हाउस में ड्यू टू एक्सेसिव करंट, जो तो क्योंकि ज्यादा करंट बढ़ जाता है ये टूट जाता है फ्लोइंग थ्रू देम। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका, ऑफ द heating effect of current. We will discuss the electric fuse in more detail in topic of domestic electric circuit in next chapter. अब domestic circuit में हम लोग इसको डिटेल में एनालिसिस देखें करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। दिस डायग्राम शोज अ फ्यूज विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, ये डायग्राम शो करता है ये फ्यूज है जो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कीजिए। फिर अगला चैप्टर बचा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।